जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले बारामूला जिले के स्थानीय आतंकियों से मुक्त हो जाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए यह सही कहा कि आतंकियों को मारना समस्या का हल नहीं। निसंदेह इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान बंद हो जाने चाहिए। हथियार उठाने वालों के खिलाफ न केवल सख्ती दिखानी होगी बल्कि उन्हें यह संदेश भी देना होगा कि बंदूक के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ उस मानसिकता और माहौल को बदलने की भी ज़रूरत है जिसके चलते कश्मीर घाटी के युवा हथियार उठाकर आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। हथियार उठाने वालों में ज़्यादातर वे हैं जिनके दिमाग में यह भरा जा रहा है कि कश्मीर को आज़ादी की ज़रूरत है और वह बंदूक उठाने से मिल सकती है। चूँकि कश्मीर का विषाक्त माहौल वहाँ के युवाओं में यह जहर भर रहा है कि कश्मीरी सताए जा रहे हैं, इसी कारण वहाँ से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि छात्र आतंकी बना या युवक ने हथियार उठाए। यह खबर चंद दिनों पहले की ही है कि शोपिया में मारा गया आतंकी भारतीय पुलिस सेवा के एक अफसर का भाई था और वह मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर आतंक के रास्ते पर गया था। कश्मीर के माहौल को विषाक्त बनाने में एक बड़ी भूमिका पाकिस्तान और उसके इशारे पर काम करने वाले अलगाववादी संगठनों की है, लेकिन केवल पाकिस्तान को दोष देते रहने से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि कश्मीर में कई संगठन आतंकवाद का ही कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि घाटी में असर रखने वाले जिन राजनीतिक दलों को कश्मीर का माहौल बदलने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, वे ऐसा करने से बच रहे हैं। ये दल सत्ता में रहते समय अलग भाषा बोलते हैं और विपक्ष में रहते समय अलग। यह एक सच्चाई है कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने और चलाने वाली पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इन दिनों मारे गए आतंकियों के परिवारों की मातमपूसी करने में लगी हुई हैं। स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों का ऐसा रवैया भारत सरकार की माहौल बदलने वाली पहल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बावजूद इसके कश्मीर में आतंकवाद को खाद पानी देने वाली विचारधारा की काट करने के ठोस उपाय करने ही होंगे। सुरक्षा बल, राज्य और केंद्र सरकार की माहौल एवं मानसिकता बदलने वाली पहल का हिस्सा अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वे यह काम केवल अपने बलबूते नहीं कर सकते। यह अच्छा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद बंदूक में नहीं दिमाग में है, लेकिन सच को बयान करना भर पर्याप्त नहीं। अब जब आतंकियों को मुख्य धारा में लाने और उनके पुनर्वास की योजना बनाने पर विचार हो रहा है, तब यह ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि यह आसान काम नहीं। घरों में ईंधन और रोशनी के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के इस्तेमाल की ज़रूरत खत्म करने की तैयारी केवल यही नहीं बताती कि केंद्र सरकार एक
और बड़ा काम हाथ में लेने जा रही है, बल्कि यह भी प्रकट करती है कि हर घर को बिजली पहुंचाने का उसका लक्ष्य पूरा होने के करीब है। चूँकि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब के घर को रसोई गैस से लैस करने में पहले से ही जुटी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि घरों में केरोसिन के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब देश के चंद ग्रामीण हिस्से ही ऐसे रह गए हैं जहां लोग घरों में रोशनी के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। इन घरों में बिजली पहुंचाने के साथ ही केरोसिन के इस्तेमाल की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इस मामले में केवल यही नहीं देखना कि बचे खुचे घरों को केरोसिन मुक्त करने के बिजली मंत्रालय के प्रस्ताव पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय क्या कहता है, बल्कि यह भी देखना होगा कि राज्य सरकारें क्या कहती हैं। ध्यान रहे कि कई राज्य सरकारें केरोसिन को गरीबों का ईंधन कहकर उसका कोटा कम न करने की मांग करती रहती हैं। उन्हें सकारात्मक रवैये के साथ आगे आते हुए यह भी समझना चाहिए कि केरोसिन की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होती है। कहने को तो केरोसिन गरीब का ईंधन है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है। यह एक तथ्य है कि केरोसिन को बड़ी मात्रा में चोरी छिपे न केवल डीजल में मिलाया जाता है, बल्कि उसका औद्योगिक इस्तेमाल भी होता है। इस आरोप में एक बड़ी हद तक सच्चाई है कि गरीब का ईंधन कालाबाजारियों के हित साधने का काम करता है। बहुत दिन नहीं हुए जब पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया था कि करीब 40% केरोसिन का इस्तेमाल मिलावट के लिए किया जाता है। केरोसिन के जरिए केवल गरीब के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी की लूट ही नहीं होती, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम भी होते हैं। यदि केरोसिन के इस्तेमाल को रोका जा सके तो उस पर सब्सिडी के तौर पर दिए जाने वाले हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। इस बचत को गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल करने से एक तो वे सबल बनेंगे और दूसरे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। घरों में केरोसिन का इस्तेमाल खत्म करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े यह बताते हैं कि उसकी खपत लगातार कम होती जा रही है। करीब 1.5 दशक पहले लगभग 90-95 लाख मीट्रिक टन केरोसिन की खपत होती थी। आज उसकी खपत घटकर 25 से 26 लाख मीट्रिक टन रह गई है। आश्चर्य नहीं कि अभी भी इसके एक हिस्से का दुरुपयोग होता हो। यह संभव है कि केरोसिन की खपत नियंत्रित करने के अभियान से प्रारंभ में कुछ लोगों को समस्या आए, लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई राज्य केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। ये राज्य यही बताते हैं कि गरीबों को रसोई गैस देने और हर घर बिजली पहुंचाने की योजनाओं ने सचमुच असर दिखाया है। ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने
ईवीएम को निशाना बनाने की आदत पाल ली है।